हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव शर्मा। आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हिंदी में विसरण कहते हैं। हिंदी में विसरण कहते हैं। तो व्हाट इज द डिफ्यूजन? विसरण क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो बेटा डिफ्यूजन क्या है, ध्यान से सुनिए। डिफ्यूजन इज ए प्रोसेस। डिफ्यूजन इज ए प्रोसेस इन विच movement of solute particles from higher concentration to lower concentration। यानी डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें solute particles मूव करते हैं from higher concentration to lower concentration। यानी विलय के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गमन। विलय के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गमन विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है। अब जैसे एग्जांपल की बात करें कि MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट को आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं, यानी थोड़ा सा अमाउंट की MnO4 का लेके आप उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो क्या होगा? पूरा वाटर वायलेट हो जाएगा। पूरा वाटर कैसे हो जाएगा? वायलेट। क्यों? क्योंकि वाटर में KMnO4 की कंसंट्रेशन बहुत लो है और आप बाहर से क्या डाल रहे हैं? KMnO4। तो KMnO4 जहाँ है वो तो अधिक है, जब उसको वाटर में आप डिसॉल्व करते हैं तो पूरे वाटर में फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। तो पूरा वाटर कैसा हो जाता है? वायलेट हो जाता है। तो ये प्रोसेस सेल्फ हो गया। तो ये स्वतः प्रोसेस है, सेल्फ प्रोसेस। क्लियर हो गया? डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स मूव करते हैं। सॉल्यूट के पार्टिकल्स आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। क्लियर? यानी विलय के कणों का मूवमेंट होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः, किसमें? विसरण में, यानी डिफ्यूजन। क्लियर हो गया? ये डिफ्यूजन का छोटा सा टॉपिक था, तो मैंने आपको समझाया। अब मैं आगे बात करने जा रहा हूँ आपके सामने ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर हिंदी में कहते हैं परासरण दाब। परासरण दाब, ठीक है। परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? पाई से। अब डिफ्यूजन आप पढ़ चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब की। तो क्या होता है परासरण दाब? इसको समझने से पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिससे हम कहते हैं ऑस्मोसिस, परासरण। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ ऑस्मोसिस। हिंदी में क्या कहते हैं? परासरण। तो बच्चों मैं अब आपके सामने ऑस्मोसिस, परासरण की बात कर रहा हूँ। डिफ्यूजन आपने पढ़ लिया, ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं। ऑस्मोसिस के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें किसको एक्सप्लेन करना है? परासरण दाब को, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से। तो बेटा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों में डिफरेंस है। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करते हैं। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करते हैं, विलायक के कणों का गमन होता है। विलायक के कणों का गमन होता है, जबकि विसरण में किसके कणों का गमन होता है? विलय के कणों का सॉल्यूट के पार्टिकल्स होता है ना। तो ऑस्मोसिस क्या है? ध्यान से सुनिए बेटा। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। थ्रू a semi-permeable membrane. This process is called osmosis. This process is called osmosis. हिंदी में यदि हम बात करें कि विलायक के कणों का निम्न सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर स्वतः अर्धपारगम्य झिल्ली में से गमन। स्वतः अर्धपारगम्य झिल्ली में से गमन क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस, परासरण। दोबारा सुन ले।
विलायक के कणों का निम्न सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की और अर्धपारगम्य झिल्ली में से स्वतः गमन क्या कहलाएगा? परासरण, ऑस्मोसिस। क्लियर हो गया? अब जैसे ऑस्मोसिस की हम बात करते हैं, ऑस्मोसिस के एग्जांपल के लिए हम बात करें, आपने किशमिश को रात को डिस्टिल वाटर में या सिंपल वाटर में भिगो के डाल दिया, सुबह आप देखते हैं तो क्या होता है, जो किशमिश है वो स्वेल हो जाती है, फूल जाती है। तो किशमिश के चारों तरफ क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो वाटर बाहर से अंदर चला गया, क्योंकि किशमिश के अंदर हायर कंसेंट्रेशन है और वाटर लो कंसेंट्रेशन, वाटर में लो कंसेंट्रेशन है तो बाहर से अंदर चला गया वाटर, ठीक है। और अगर हम किशमिश को सॉल्टेड वाटर में डिसॉल्व करते हैं, रख देते हैं, किशमिश को सॉल्टेड वाटर में रख देते हैं, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे आफ्टर सम आवर्स किशमिश जो है श्रिंक हो जाती है, यानी सिकुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब सॉल्टेड वाटर है तो बाहर कंसेंट्रेशन हायर है और किशमिश के भीतर कंसेंट्रेशन लो, ठीक है बेटा। और किशमिश के भीतर जब कंसेंट्रेशन लो होगा तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है लो कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो किशमिश श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो किसी भी चीज को अगर आप सॉल्टेड वाटर में यानी लवणीय जल में रखोगे तो बेटा श्रिंक होगी, चाहे कुछ कोई सी भी चीज ले लो। और अगर आपने डिस्टिल वाटर में रखा तो कोई सी भी चीज ले वो स्वेल हो जाएगी। क्लियर? कि अपने दिमाग में गांठ बांध लो। कई बार कोई सा भी अलग अलग एग्जांपल देता है कि इसको इसमें रखें तो क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है, सॉल्टेड वाटर है तो श्रिंक होगा, सिकुड़ जाएगी, डिस्टिल वाटर है तो स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। क्लियर? अंडा है, एग है, एग का आउटर कवर हटा दें, आउटर बाहरी खोल हटाने के बाद अगर उसको डिस्टिल वाटर में डालेंगे तो आफ्टर सम टाइम एग जो है स्वेल हो जाएगा ना। और अगर उसको सॉल्टेड वाटर में डालेंगे तो एग श्रिंक हो जाएगा। ये किसके एग्जांपल है? ऑस्मोसिस के, क्योंकि एग के चारों तरफ भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है और किशमिश के चारों तरफ भी क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। तो समझ में आ गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मीन अर्धपारगम्य झिल्ली। और अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है या अर्धपारगम्य जो झिल्ली है वो किससे मिलकर बनी होती है? तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय फिनोल एंड पोटेशियम फेरोसाइनाइड, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली को फिनोल और पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा बनाया जा सकता है। और सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी संश्लेषित अर्धपारगम्य झिल्ली को सेलोफेन, इसके द्वारा सेलोफेन से फॉर्म किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। इसके द्वारा सेलोफेन से आप इसको फॉर्म कर सकते हैं। तो सिंथेटिक किससे फॉर्म होगी? सेलोफेन से। और वैसे कैसे बनाते हैं अपन? फिनोल प्लस पोटेशियम फेरोसाइनाइड से अर्धपारगम्य झिल्ली का निर्माण कर सकते हैं। अब ऑस्मोसिस हो चुका है, अब मैं बात करता हूँ ऑस्मेटिक प्रेशर, परासरण दाब की बात करने जा रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, मैं ऑस्मेटिक प्रेशर परासरण दाब को दो एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, दो प्रयोग करूंगा परासरण दाब को समझाने के लिए। उन दोनों एक्सपेरिमेंट को आप ध्यान से देखना। बेटा ये डायग्राम बना रखा है मैंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए डायग्राम बना। इसमें जो बीच में लगा हुआ है बेटा, इट इज कॉल्ड थिसल कीप। क्या कहते हैं इसको? थिसल कीप और थिसल फनल। ये ऐसे होता है एक्चुअली, ये एक्चुअली ऐसा डायग्राम होता है, ये सीधा है और इसमें जो दिखा रखा है वो उल्टा है, ठीक है ना बेटा। हम क्या करते हैं, जो ये थिसल कीप है इसके अपर एंड पर यानी ऊपर वाले सिरे पर, ये अपर एंड है, यहाँ पर एसपीएम अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इसको क्लोज करते हैं। यानी थिसल फनल का, थिसल कीप का जो ऊपरी हिस्सा है, अपर एंड है, उसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्लोज कर देते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा बांध देते हैं, ठीक है। अब इसको इन्वर्ट कर देते हैं, यानी इसको उल्टा कर देते हैं, इस थिसल कीप को उल्टा कर देते हैं। और उल्टा करने के बाद इस थिसल कीप में, इस थिसल फनल में हम या तो KMnO4 का सॉल्यूशन फिल कर देते हैं, या तो हम KMnO4 का विलयन डाल देते हैं, या हम इसमें यूरिया का विलयन भी डाल सकते हैं,
या हम इसमें शुगर केन यानी शर्करा सुक्रोज का विलयन भी डाल सकते हैं। जो आपकी इच्छा है वो विलयन आप इसमें फिल कर सकते हैं। क्लियर। अब इसको इमर्ज कर देते हैं वाटर में, बीकर्स वाटर से भरे हुए बीकर में इमर्ज कर देते हैं, लटका देते हैं। इसको उल्टा इसमें लटका देते हैं, पानी से भरे हुए बीकर में लटका देते हैं। ठीक है। अब आप क्या देखेंगे बेटा, एज ए रिजल्ट ऑस्मोसिस, एज ए रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस, जैसे ऑस्मोसिस होगा तो बाहर डिस्टिल वाटर है, बाहर कैसा वाटर है, डिस्टिल, अंदर क्या है, सॉल्यूशन। तो क्या होगा बेटा, बाहर कंसंट्रेशन लो है और फिसल फनल के भीतर कंसंट्रेशन हाई है। बाहर निम्न सांद्रता है और अंदर सांद्रता ज्यादा है, किसकी, विलायक के कणों की। तो क्या होगा बेटा, बाहर सांद्रता कैसी है, कम, तो विलायक के जो कण है वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से प्रवेश करेंगे। तो परासन के कारण जो विलायक के कण है वो अर्धपारगम्य झिल्ली में से निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करेंगे, यानी बीकर में से पानी कहाँ जाएगा, फिसल फनल में यानी विलयन में। क्यों जा रहा है, क्योंकि बाहर लोअर कंसंट्रेशन है और अंदर हायर कंसंट्रेशन है। बाहर निम्न सांद्रता है और अंदर हाई उच्च सांद्रता है। समझ में आया, इंग्लिश में सुन लें, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यानी एज ए result of osmosis, flow of solvent molecules from water to solution through semi permeable membrane, यानी वाटर से सॉल्यूशन में वाटर के मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, मूवमेंट होगा, जिससे जो सॉल्यूशन अंदर फिल है वो पहले इस लेवल तक फिल है, पहले वो इस लेवल तक फिल है। आप देखिए ये लाइन मैंने खींची हुई है। फिर उसके बाद जो सॉल्यूशन का लेवल है वो राइज होने लग जाता है। ठीक है, और राइज इन लेवल आफ्टर सम टाइम स्टॉप, राइज इन लेवल आफ्टर सम टाइम स्टॉप। कहने का मीन है कि जैसे ही ऑस्मोसिस हुआ तो सॉल्यूशन के अंदर वो पानी के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो जो सॉल्यूशन का जो विलयन का तल है वो ऊपर की ओर उठेगा और ये ऊपर उठना कुछ समय के बाद रुक जाता है। और जब ये रुक जाए विलयन का तल ऊपर उठना, तो वो इस एक्सपेरिमेंट की साम्य अवस्था है। इस प्रयोग की कौन सी अवस्था है, साम्य अवस्था है, आपको ध्यान रखना है। तो व्हेन राइज इन लेवल स्टॉप आफ्टर सम टाइम, इट इज इक्विलिब्रियम स्टेट, इट इज इक्विलिब्रियम स्टेट। और इस इक्विलिब्रियम स्टेट में इस फिसल फनल की जो नली है, ट्यूब है, इसमें जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, वह उस प्रेशर के इक्वल हो जाता है बेटा जो कि ऑस्मोसिस का कोज है। इक्विलिब्रियम स्टेट में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उस प्रेशर के इक्वल हो जाता है जो कि ऑस्मोसिस का कोज है। कहने का मीन है, जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगा तो जितना वाटर अंदर जाएगा उतने वाटर अंदर से बाहर भी आ जाएगा, तो लेवल राइज करना बंद कर देगा ना, दैट इज इक्विलिब्रियम स्टेट। और इस इक्विलिब्रियम स्टेट में जितना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इस ट्यूब में है, इस फिसल फनल की नली में है, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाता है, उस प्रेशर के इक्वल हो जाता है जो कि कोज होता है किसका, ऑस्मोसिस का। क्लियर, अब हिंदी में सुन लें। तो साम्य अवस्था में इस नली में उपस्थित, साम्य अवस्था में इस नली में उपस्थित द्रव स्थैतिक दाब उस दाब के बराबर हो जाता है जिसके कारण ऑस्मोसिस होता है। साम्य अवस्था में इस नली में उपस्थित द्रव स्थैतिक दाब उस दाब के बराबर हो जाता है जिसके कारण परासरण होता है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं पहली डेफिनेशन बोलने जा रहा हूं, और वो पहली डेफिनेशन क्या है बेटा, कि in equilibrium state hydrostatic pressure is equal to that pressure which prevent the osmosis, यानी which prevent the flow of solvent particles through SPM। कहने का मीन है कि साम्य अवस्था में नली में उपस्थित द्रव स्थैतिक दाब उस दाब के बराबर हो जाता है जो कि परासन की क्रिया को रोक देता है या विलायक के कणों के गमन को अर्धपारगम्य झिल्ली में से रोक देता है। दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर।
दोबारा से एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लें। और वो मेरा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू दैट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू दैट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर which prevent the flow of solvent molecules through semi permeable membrane। कहने का मीन है कि परासर दाब वह दाब है या परासर दाब उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है जो कि विलायक के कणों को विलयन में जाने से रोक देता है या परासरण की क्रिया को रोक देता है, उसे हम परासर दाब कहते हैं। ये पहला एक्सपेरिमेंट था। अब मैं दूसरे एक्सपेरिमेंट की बात करूंगा। तो बच्चों अब मैं सेकंड एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। मैंने वेसल लिया, एक पात्र लिया जिसके बीच में एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा, ठीक है। उसके एक तरफ मैंने सॉल्वेंट को फिल कर दिया, यानी जल पानी वाटर को फिल कर दिया, और दूसरी तरफ एक सॉल्यूशन ले लिया, कोई सा भी सॉल्यूशन नहीं, एक तरफ प्योर सॉल्वेंट है और एक तरफ सॉल्यूशन है। दोनों को ऊपर पिस्टन लगा दिए, दोनों को ऊपर क्या लगा दिए, पिस्टन लगा दिए। बीच में क्या है, अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो आप देखिए बेटा, जिधर सॉल्वेंट है उधर लो कंसंट्रेशन और जिधर सॉल्यूशन होता है उधर हायर कंसंट्रेशन, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या होगा कि जो ऑस्मोसिस होगा उसमें जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, यानी विलायक के कण गमन करेंगे निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। तो आप देखिए, जैसे ही ऑस्मोसिस के कारण विलायक के कण सॉल्वेंट की साइड से सॉल्यूशन की साइड मूव करते हैं थ्रू इस सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली में से विलायक के कण विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली में से स्वतः गमन करेंगे। और जब गमन करेंगे तो बेटा सॉल्यूशन का जो इंटरनल प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। जब यहाँ से पार्टिकल सॉल्वेंट के इधर आ रहे हैं तो सॉल्यूशन का जो इंटरनल प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, और वो जो प्रेशर इंक्रीज होगा वो क्या करेगा, इस सॉल्यूशन साइड के जो पिस्टन है उसको बाहर की ओर प्रेस करेगा, धक्का मारेगा। बाहर की ओर धक्का मारेगा तो पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ना। अभी पिस्टन ऊपर आ गया, मान लो पिस्टन आपका इतना ऊपर आ गया, पिस्टन ऊपर। आप क्या करेंगे, आप इस पिस्टन को पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने के लिए बाहर से प्रेशर अप्लाई करोगे, बाहर से प्रेशर अप्लाई करेंगे नहीं, यानी पिस्टन को पुनः सॉल्यूशन साइड के पिस्टन को पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने के लिए आप क्या करते हैं, बाहर से प्रेशर लगाते हैं, बाहर से प्रेशर लगाते हैं। पिस्टन को इनिशियल स्टेट में लाने के लिए आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर जो आप अप्लाई करते हैं ऑन सॉल्यूशन साइड, किस साइड, सॉल्यूशन साइड। तो पिस्टन अपनी इनिशियल स्टेट में आ गया, पिस्टन अपनी इनिशियल स्टेट में आ गया। तो इसका मीन क्या हुआ कि एक्सटर्नल प्रेशर ने ऑस्मोसिस के प्रोसेस को प्रिवेंट कर दिया, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को स्टॉप कर दिया, यानी फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को स्टॉप कर दिया। तो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर, डेफिनेशन सेकंड क्या होगी, मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर applied on solution side which prevent the osmosis, which prevent the flow of solvent particles। यानी मैं दूसरी डेफिनेशन, दूसरी परिभाषा के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि आप न्यूनतम वह भारी दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे, न्यूनतम वह भारी दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे, उस न्यूनतम भारी दाब को हम ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब कहते हैं, और परासरण दाब को पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैं परासरण दाब की गणना के बारे में बात करूंगा, ये डेफिनेशन थी, अब गणना की बात करेंगे। तो बच्चों मैं अब ऑस्मोटिक प्रेशर की कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ, यानी कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब की गणना करने जा रहा हूँ। तो आप सभी आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन सब जानते हैं ना। तो वी नो आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT, क्या होता है, PV इक्वल्स टू nRT। इसी प्रकार आइडियल सॉल्यूशन इक्वेशन होता है, यानी आदर्श विलयन का भी एक समीकरण होता है जिसमें गैस के प्रेशर P की जगह तो हम
विलियन का जो दाब है पाई यूज में लेते हैं। विलियन का जो परासरण दाब है उसको यूज में लेते हैं पाई, ये आपको ध्यान रखना है। और आर की जगह एस को यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन इक्वेशन क्या होता है, पाई बी इक्वल्स टू एन एस टी, पाई बी इक्वल्स टू एन एस टी। तो पी की जगह पाई रख दिया, आर की जगह एस रख दिया। तो आर तो होता है गैस कांस्टेंट, आदर्श गैस जो होती है उसका कांस्टेंट हो गया, और एस क्या है, विलियन स्थिरांक, विलियन स्थिरांक यानी सॉल्यूशन कांस्टेंट हो गया। तो आर और एस की वैल्यू जब न्यूमेरिकल करते हैं तो इक्वल रखते हैं, आर और एस की वैल्यू इक्वल रखते हैं, तो आर भी लिख सकते हैं और आप एस भी लिख सकते हैं। तो अपन आर को एस के इक्वल मानते हैं, तो बेटा पाई भी इक्वल टू एन एस टी मैंने ऊपर लिखा है, तो पाई इक्वल टू क्या होगा, एन आर टी अपॉन वी, या एन एस टी अपॉन वी भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ना। और वी नो दैट एन अपॉन वी, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स, और वी क्या है वॉल्यूम, किसके इक्वल होता है सी, और सी क्या है मोलर कंसंट्रेशन, सी क्या है मोलर कंसंट्रेशन। तो हिंदी मीडियम वाले भी सुन लें, आदर्श विलियन इक्वेशन पाई बी इक्वल्स टू एन एस टी हो गया, आर इक्वल्स टू एस है, तो पाई इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एन आर टी बटा वी, और एन अपॉन वी किसके बराबर होता है सी, सी क्या है मोलर सांद्रता, तो सी का मान इसमें रख दूं समीकरण एक में, तो पाई इक्वल्स टू सी आर टी आ जाएगा, पाई इक्वल्स टू सी आर टी या पाई इक्वल्स टू सी एस टी भी लिख सकते हैं। अगर आप एस को यूज में लेंगे तो पाई इक्वल्स टू सी एस टी आ जाएगा, आर लेंगे तो पाई इक्वल्स टू सी आर टी। ये आप परासरण दाब का समीकरण हो गया, ये भी परासरण दाब का समीकरण हो गया। ये हमने परासरण दाब की कैलकुलेशन कर ली, इसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल करेंगे। अब है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए बेटा, आपने जानते हैं कि मोल बराबर क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी मोल बराबर होता है दिया हुआ द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो n बराबर स्मॉल w बटा m में होता है। अब समीकरण 2 से जो n का मान है, n की वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, समीकरण फर्स्ट में रख दो, तो आपका आएगा पाई इक्वल्स टू n की जगह क्या रखना है स्मॉल w अपॉन m में, v एज इट इज है और r t। अब एम ए को इधर ले आओ और पाई को नीचे ले जाओ, तो एम ए इक्वल्स टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन पाई इंटू वी, और साथ पूरे को मल्टीप्लाई किया आर टी से, तो एम ए इक्वल्स टू स्मॉल डब्ल्यू आर टी अपॉन पाई वी। तो ये आपका मोलर द्रव्यमान हो गया सॉल्यूट का, क्या हो गया मोलर द्रव्यमान। मैंने आपको समझा दिया अनुभार कैसे ज्ञात करते हैं विलय पदार्थ का, और कैसे परासरण दाब की गणना करते हैं। अब मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स की बात करता हूँ। तो बच्चों मेरा पहला न्यूमेरिकल है, पहला सवाल है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% यूरिया सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मेरा सवाल है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% यूरिया सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कहने का मीन है कि आपको 5% यूरिया विलयन का परासरण दाब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज्ञात करना है, कितने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज्ञात करना है। तो देखिए आपको क्या गिवन है, स्मॉल डब्ल्यू 5% लिखा हुआ है, तो यानी कि इसका मीन है स्मॉल डब्ल्यू कितना हो गया 5 ग्राम, ठीक है। एम ए फॉर यूरिया, यूरिया लिखा हुआ है, यूरिया का जो मोलर द्रव्यमान है, पहले तो फॉर्मूला देखें NH2CO NH2 इसके सबके एटॉमिक मासेस को परमाणु द्रव्यमान को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 60। पाई कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में बदलिए 273 केल्विन हो गया, और V की वैल्यू हो गई आपकी 100 ml, क्योंकि परसेंट लिखा हुआ है तो वॉल्यूम 100 माना जाएगा, और वो ml में होगा, और ml को अगर आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 लीटर हो जाएगा, ठीक है। R की वैल्यू आपको लीटर वायुमंडल में लेनी है, तो 0.0821 atm लीटर पर केल्विन पर मोल, ये आर की वैल्यू है। फॉर्मूला अप्लाई करिए, पाई बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम ए इंटू वी इंटू आर टी, यही फॉर्मूला है, यानी पाई इक्वल्स टू स्मॉल डब्ल्यू आर टी अपॉन एम ए इंटू वी, पाई इक्वल्स टू स्मॉल डब्ल्यू कितना है 5, एम ए कितना है 60, वी कितना है 0.1, आर कितना है 0.0821, और टी कितना है 273,
सबकी वैल्यूज रखी, आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 18.67 18.67 एटीएम। प्रेशर की यूनिट वही है जो गैस के दाब की होती है, वही विलियन के दाब की है। सेकंड न्यूमेरिकल आप देखिए, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज 5.07 atm at 150 degree centigrade. कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, आपको 5% अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर परासर दाब 5.07 atm दिया हुआ है। तो आपको विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, अब आपको क्या क्या दिया हुआ है, स्मॉल w 5% यानी स्मॉल w 5 ग्राम, Ma विलय का मोलर द्रव्यमान मोलर मास कैलकुलेट करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, पाई 5.07 atm है लिखा हुआ है, T 150 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 423 केल्विन। ठीक है, V आयतन परसेंट है तो 100 ml, कभी भी परसेंट आ जाए इतना परसेंट सॉल्यूशन है तो उसका वॉल्यूम 100 ml या 0.1 लीटर होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम 100 ml और 0.1 लीटर। R की वैल्यू होगी 0.0821 atm लीटर पर केल्विन पर मोल। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, Ma इक्वल्स टू स्मॉल w RT अपॉन पाई V। स्मॉल Ma इक्वल्स टू स्मॉल w कितना है 5, पाई कितना है 5.07, V कितना है 0.1, R कितना है 0.0821 और T कितना है 423। रख दिया, इन सबको सोल्व किया तो आपका जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसका मोलर मास आएगा 342.5 ग्राम पर मोल, 342.5 ग्राम पर मोल। ये आपका सेकेंड न्यूमेरिकल था। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि इस न्यूमेरिकल्स में आपको वो वॉल्यूम नहीं देता है, वॉल्यूम आपको क्वेश्चन से निकालना है परसेंट के अकॉर्डिंग 100 ml और 0.1 लीटर। ठीक है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर का टॉपिक था अपना, जो चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की, विलयन का चौथा अनुसंग गुणधर्म है। चारों अनुसंग गुणधर्म कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं कल की जो क्लास होगी अपनी, उसमें मैं रिवर्स ऑस्मोसिस, व्युत्क्रम परासरण और समपरासारी यानी आइसोटोनिक, अल्परासारी और अतिपरासारी यानी हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक, इस प्रकार की सॉल्यूशंस की मैं बात करूंगा कल। ठीक है, तो आप तैयार रहिए, कल नेक्स्ट क्लास होगी अपनी। और आज का अगर टॉपिक आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।